हेलो टू ऑल। हम लोग किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं और वो है अवपंक कवक स्लाइम मोड्स। कई लोगों को स्लाइम मोड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो स्लाइम मोड्स हैं ये बेसिकली क्या है, कंज्यूमर डिकम्पोजर मानते हैं इनको। क्या कहते हैं? दे आर कंज्यूमर डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करते हैं, तो दे आर कंज्यूमर डिकम्पोजर। ठीक है। और इनको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत सड़े गले तनों पत्तियों आदि पर क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्लाइम मोल्ड्स को हिंदी के अंदर अवपंक कवक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर डिकम्पोजर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है। ये जीव अपनी कायिक प्रवस्था समझते हैं ना, वेजिटेटिव फेज। ये जीव अपनी कायिक प्रवस्था के समय, अपनी वेजिटेटिव स्टेज के समय श्लेष्मीय समूह का मतलब है स्लाइमी मास, श्लेष्मीय समूह के रूप में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वापस से बोल रहा हूं, ये जीव अपनी कायिक प्रवस्था के समय श्लेष्मीय समूह स्लाइमी मास के रूप में उत्पन्न होते हैं और इसीलिए इनको हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, यानी कि अवपंक कवक कहते हैं। और इन्हें आप चाहें तो असत्य कवक भी कह सकते हैं। ये फॉल्स फंजाई है, हालांकि ये फंजाई तो नहीं है, लेकिन अभी आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे कि इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मोल्ड्स या फंजाई के समान है, इसीलिए इनको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक समझते हो ना, जो कि ऐसे जीव जो मृत सड़े गले तनों पत्तियों आदि पर गति करते हुए पाए जाएं, वो उनसे कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे कि फंजाई जो होते हैं वो अधिकांश फंजाई कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि ये असत्य फंजाई तो नहीं है, असत्य फंजाई है, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, फंजाई के समान ही सेप्रोफाइटिक होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अंडर सुटेबल कंडीशंस। सुटेबल कंडीशंस मतलब समझते हो, फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियों में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। बेसिकली सुटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और उस समूह को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसका जिक्र अभी मैं नीचे भी एक बार और वापस से करूंगा। वापस से बोल रहा हूँ, फेवरेबल कंडीशन में, सुटेबल कंडीशंस में ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक समूहन बनाते हैं, जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, which may grow and spread over several feet। ये बहुत दूरी तक, कई फीट्स तक ये क्या कर देता है, ग्रो करके और क्या हो जाता है, फैल जाता है। और याद रखना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो ये प्लाज्मोडियम बन गया, अनफेवरेबल कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, विभेदित हो जाता है, और विभेदित होकर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है। विभेदित होकर क्या बनाता है, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के शीर्ष पर, यानी कि टिप पर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। तो सुटेबल कंडीशंस के अंदर तो ये एग्रीगेशन बनाते हैं, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, राइट, जो कि ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद में कई फीट तक फैल जाता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो विभेदित होकर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, याद रखना, स्पोर्स पर वास्तविक भित्तियां उपस्थित। अभी आप कुछ ही देर के अंदर देखोगे कि वैसे तो इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके स्पोर्स पर वास्तविक भित्तियां, ट्रू वॉल्स पाई जाती है। यहां से नीट के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या स्पोर्स के ऊपर ट्रू वॉल्स पाई जाती है, तो वैसे तो इनके शरीर के ऊपर भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन स्पोर्स पर वास्तविक भित्तियां पाई जाती है। क्लियर है? नाउ ये जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधक होते हैं। स्पोर्स कब बने थे? अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बने हैं तो नेचुरल है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये एक्सट्रीमली क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोधक होते हैं। और उस कारण से विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि ये बने थे, ये सब विपरीत परिस्थितियों में बने थे, तो विपरीत परिस्थितियों में लंबे समय तक ये क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं।
ठीक है ना। तो नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये प्रतिरोधक होते हैं और इनके ऊपर भित्तियां पाई जाती है। याद रखना स्लाइमोल्ड्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जंतु व कवक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको फंगस एनिमल कहते हैं। देखो जैसे मैं कुछ आपको बता दूं कि इनके अंदर भित्ति तो नहीं पाई जाती है, लेकिन जनन के वक्त में, अभी आप कुछ ही देर में देखोगे, जनन के वक्त में इनके ऊपर भित्ति बन जाती है। तो कवक के ऊपर भी तो भित्ति होती है, तो भले ही इनमें पहले भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन जनन के वक्त में बन जाती है। ये क्या हुआ, कवक का लक्षण हुआ। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, राइट। तो इनके अंदर भी शुरू में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हाँ, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इनमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है। इनके अंदर जो पोषण होता है वो कभी कभी देखा गया है कि इन सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट में, स्लाइमोल्ड्स में जंतु सम पोषण होता है, होलोजोइक पोषण होता है, जबकि फंगई के समान इनमें अवशोषणी प्रकार का एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। क्लियर। फंजाई की तरह इनके अंदर जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं। तो कई सारे कैरेक्टर जो हैं वो एनिमल के समान है और कई तरह जो है वो फंगई के समान है। तो स्लाइमोल्ड्स में जंतुओं और कवक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको फंगस एनिमल कहते हैं। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अब इन्हें न तो कवक में रखा है और न जंतुओं में रखा है, अब इनको किस में रखा है, प्रोटिस्टा में रखा है। इसीलिए तो अब प्रोटिस्टा में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में रख दिया है। तो अब इनको हम किस में पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो इनको प्रोटिस्टियन फंजाई कहते हैं। प्रोटिस्टन फंजाई, फंजाई नहीं है लेकिन फंजाई जैसे कैरेक्टर है, तो प्रोटिस्टन फंजाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, ये देखो फिर से क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो ये कैसा लक्षण है, फंजाई जैसा लक्षण है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं तो भोजन तो बना नहीं सकते, तो हेटेरोट्रोपिक हो गए, विषमपोषी हो गए, तभी तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण मुख्यतः अवशोषणी प्रकार का होता है, पोषण मुख्यतः अवशोषणी प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव होता है। ये वापस से फंगल कैरेक्टर है, ये कैसा कैरेक्टर है, फंगल कैरेक्टर है। लेकिन कभी कभी जंतु संपोषण होता है, होलोजोइक, तो जंतुओं के समान पोषण होता है, तो ये एनिमल लाइक कैरेक्टर हो गया, जिससे कि और हमारी इस बात को बल मिलता है कि इसके अंदर एनिमल लाइक और फंजाई लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल इनका ग्लाइकोजन व ऑयल है। इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन व ऑयल है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, इसलिए आकृति निश्चित नहीं। इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अभी आप देखोगे कि कुछ स्लाइमोल्ड्स ऐसे होते हैं जो अमीबा के समान होते हैं, ठीक है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन कोशिका भित्ति तो नहीं है, लेकिन शरीर के चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जो कि लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखना, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से कि मैंने देखा है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, और वो है कि जनन के समय इनके अंदर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जनन के समय शुरू के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन जनन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो स्लाइमोल्ड्स हैं, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, और स्पोर्स किसमें बनते हैं, स्पोरेंजिया में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और संरचना के आधार पर यदि देखें, स्लाइमोल्ड्स को संरचना के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसेलुलर और सेलुलर, जैसे कि नेम शो कर रहा है, अकोशिकीय और कोशिकीय। अब ध्यान दीजिएगा, इनका शरीर भित्ति रहित, ये जो एसेलुलर होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, भित्ति रहित होता है, बहुकेंद्रकीय, भित्ति रहित बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य के पिंड का बना होता है। वापस से बोल रहा हूं, इनका शरीर भित्ति रहित बहुकेंद्रकीय, भित्ति रहित बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य के पिंड का बना होता है। वापस से बोल रहा हूं, इनका शरीर कैसा है, भित्ति रहित बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य के पिंड का बना होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया था ना प्लाज्मोडियम। कई लोगों को 90% बच्चों को यही नहीं मालूम है कि ये जो दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कोड प्लाज्मोडियम में क्या होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो आज क्लियर कर लो कि एसेलुलर स्लाइमोल्ड जो होते हैं ना, उनका शरीर भित्ति रहित होता है, बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य का पिंड होता है, और उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। आप इसको चाहो तो शॉर्ट में कह सकते हो वॉल लेस सिनोसाइट। सिनोसाइट किसके लिए वर्ड यूज होता है, बहुकेंद्रकीय अवस्था के लिए, तो दे आर वॉल लेस सिनोसाइट, है ना। अच्छा, याद रखना, ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो द्विगुणित होते हैं तो इनके अंदर जो लैंगिक जनन है
वो गैमेटिक मियोसिस होता है। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, गैमेट के निर्माण के वक्त में मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, फाइसेरम, राइट, फाइसरेला, फाइसेरम, फाइसरेला और स्टेमोनिटिस, ये सब एसेलुलर स्लाइमोड के एग्जांपल है। अब जरा देखो सेलुलर स्लाइमोड्स, इनका शरीर अनेक भित्ति रहित, अनेक यहाँ पर भी भित्ति रहित है, वहां पर भी भित्ति रहित अमीबा समान कोशिकाओं का बना होता है। इनका शरीर अनेक भित्ति रहित, सेलुलर स्लाइमोड्स का शरीर अनेक भित्ति रहित अमीबा समान कोशिकाओं का क्या होता है, बना होता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये कैसे थे, द्विगुणित थे, तो इनमें लैंगिक जन्म कौन सा था, गैमेटिक मियोसिस। लैंगिक जन्म में क्या हो रहा था, गैमेटिक मियोसिस। अब ये कैसे हैं, अगुणित है, तो इनके अंदर लैंगिक जन्म जो है वो कौन सा हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। अगुणित है ना, तो नेचुरली की जो जाइगोट बनेगा उसमें मियोसिस होना जरूरी है, तभी तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा वापस। तो जाइगोटिक मियोसिस है और लाइफ साइकिल इसीलिए क्या कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल कैसे कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक। और ये द्विगुणित है, तो इनमें मियोसिस गैमेट निर्माण के वक्त में तो होगा, लेकिन जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको हैप्लॉइड बॉडी थोड़ी बनानी है, यहाँ तो डिप्लॉइड बॉडी ही बनानी है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म द्विगुणित होता है। तो इसलिए लाइफ साइकिल क्या होगी, डिप्लॉन्टिक, और यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किसके द्वारा हो रहा है, स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पूरी जानकारी देने की। एनसीईआरटी वगैरह में थोड़ी सी कम जानकारी दे रखी है, तो वो जो सेक्शन है वो कई बार क्लेरिफाई नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। मैंने अभी तक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा दिए हैं, डाई एटम्स वगैरह जो है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़ा दिया है, और आज की क्लास में स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और भी जो बचे हुए टॉपिक हैं मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए, थैंक्स अ लॉट।